यूपी में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। सबकी नजर अब 5वें चरण के मतदान पर है। ऐसे में रैली और जनसभाओं का दौर चरम पर है। गुरुवार को बाराबंकी में सीएम योगी ने अपनी रैली की। इस दौरान योगी ने अखिलेश यादव पर खूब तंज कसा। योगी ने कहा, आप सब जानते हैं कि पिछली सरकारें कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ करती थीं। पहले पर्व और त्योहार के वक्त दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाते थे। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता है। योगी ने कहा, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो कोविड वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, फिर वैक्सीन गरीब लोगों को नहीं मिलती। कोरोना की तीसरी लहर कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, कोरोना गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी की बागडोर राहुल नहीं बल्कि पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। राहुल ज्यादा सक्रिय नहीं है। यही कारण है कि प्रियंका लगातार यूपी के दौरे करती रहीं। इतना ही नहीं, अभी तक के ज्यादातर रैलियों और रोड शो में भी प्रियंका ही चेहरा बनी रही। लेकिन चुनाव के आखिरी वक्त में राहुल गांधी अपने पैतृक शहर आ रहे हैं। राहुल कल यानी 25 फरवरी को प्रयागराज में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। उनके आगमन से कांग्रेसियों में उत्साह है। वह यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में अलोपी बाग से कटरा तक रोड शो करेंगे। इसके बाद वो सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। राघव चड्ढा ने मांग की है कि सभी स्ट्रांग रूमों में 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट मजबूत किए जाए। इनर और आउटर सर्किल की सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। कैमरे इंस्टॉल कर उनके ऑनलाइन लिंक कैंडिडेट्स को दिए जाएं। स्ट्रांग रूम की एंट्री और एग्जिट में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिन्हें कैंडिडेट और उनके एजेंट आसानी से देख सकें। दरअसल पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे अजीत पाल कोहली ने पहले सोशल मीडिया पर दिखाया था कि स्ट्रांग रूम में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है। स्ट्रांग रूम में न तो पैरामिलिट्री की फोर्स है और न ही पूरी लाइट का इंतजाम है। हालांकि इसके बाद चुनाव के अफसरों ने भी वहां पर जांच की थी और उन्होंने सारे इंतजाम ठीक होने का दावा किया। कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार 9 सुनवाइयों के बाद हिजाब विवाद का हल नहीं निकला है। गुरुवार को कोर्ट की फुल बेंच दोपहर 2:30 बजे से फिर सुनवाई करने वाली है। कोर्ट ने एक दिन पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस हफ्ते में मामले का फैसला करना चाहता है। बुधवार को भी कोर्ट का रुख साफ होता सा दिखा। चीफ जस्टिस अवस्थी ने एक दलील के बाद कहा कि अगर यूनिफॉर्म निर्धारित है तो उसका पालन करना ही होगा, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल स्टूडेंट्स पर लागू होता है, शिक्षकों पर नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया। व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सुबह रूसी टेलीविजन पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद डिमिलिटराइजेशन है। हमारा मकसद पूरे यूक्रेन को हथियाना नहीं है। पुतिन ने नाम लिए बगैर अमेरिका और नाटो को भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशन में दखल देने वालों को अंजाम भुगतना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन के इस बयान के बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव के पास कई धमाके सुने गए। इसके अलावा विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से भी धमाके की लगातार खबरें आ रही हैं। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन के 30 लाख लोगों को रूस छोड़ने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की संसद ने आम लोगों के पास हथियार रखने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। रूस पहले ही यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा, विदेश और बैंक से जुड़ी अहम वेबसाइटों पर साइबर अटैक कर चुका है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के लोगों से शांति की भावुक अपील भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद से रूस यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो गया है। वह यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बना करके तबाह कर रहा है। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की एक फ्लाइट 182 और भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंच गई है। यह फ्लाइट भारतीय नागरिकों के साथ आज सुबह 7:45 पर दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड हुई। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के बाद एयर इंडिया की एक और फ्लाइट जो कि भारतीय नागरिकों को लाने के लिए यूक्रेन जा रही थी, उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भूचाल आ गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स ने गुरुवार को 1850 अंक की भारी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। हालांकि कुछ देर बाद इसमें कुछ सुधार दिखा और सूचकांक 1430 अंक की गिरावट के साथ 55,802 के स्तर पर आ गया। लेकिन इसमें फिर से गिरावट तेजी से आने लगी है और सेंसेक्स 1805 अंक तक टूटकर 55,426 पर आ गया है। कुछ ही मिनटों के कारोबार के दौरान निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी पर भी युद्ध का असर दिखाई दे रहा है और यह 414 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,448 के निचले स्तर पर खुला। बाजार खुलने के साथ ही लगभग 270 शेयरों में तेजी आई है,
जबकि 1853 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 79 शेयरों में कोई बदलाव नहीं दिखा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम तत्काल युद्ध टालने की अपील करते हैं। स्थिति एक बड़े संकट में तब्दील होने के कगार पर है। अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला जाता है तो यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। सभी पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बुधवार को कोर्ट में कहा कि हसीना दाऊद का बिजनेस संभालती थी। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हसीना ने प्रॉपर्टी के राइट्स 55 लाख रुपए में मलिक को बेच दिए, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू 3.3 करोड़ थी। विशेष कोर्ट में ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मलिक के वकील ने कहा पावर ऑफ अटॉर्नी 23 साल और जमीन खरीद 19 साल पहले हुई है, तब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था। क्रिमिनल मामलों में पुरानी तारीख से कानून लागू नहीं हो सकते। फिलहाल विशेष कोर्ट ने 62 वर्षीय मलिक को 3 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा है। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। ऐसे में आज रात में बिजली सेवाएं बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। प्रशासन से हुई बातचीत के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। कर्मचारी नेता सुभाष लांबा ने कहा कि हमने 5 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। हमने प्रशासन से पूछा कि इसके बावजूद वह इसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि हड़ताल करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह भी सहमति बनी कि जब तक यह मामला हाईकोर्ट में है, निजीकरण से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के दैनिक नए मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में 14,148 नए मामले मिले हैं। वहीं 302 मरीजों की मौत हुई है। गुरुवार को जारी हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के नए 14,148 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,28,81,179 हो गई है। हालांकि सक्रिय मामले घटकर 1,48,359 हो गए हैं। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय मामलों में 16,163 मामलों की कमी आई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.22% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.60% दर्ज की गई है।